मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है दिल्ली सल्तनत के पतन या विघटन के आखिर क्या कारण रहे थे। जैसा कि जो भारतीय इतिहास है वो 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है वो इतिहास में सल्तनत काल या फिर पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने तथाकथित जैसे कि दास वंश, जिसका जो शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका जो शासन अवधि रही थी। इसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन जैसे शासकों ने शासन किया था। दास वंश का अंतिम शासन केतुबाद रहा था। इसके पश्चात आता है खिलजी वंश, इसकी शासन अवधि 1290 से 1320 ईस्वी निर्धारित की गई है। इस वंश के अंदर जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम आते हैं। खिलजी वंश के पश्चात आता है तुगलक वंश, जिसकी जो शासन अवधि है 320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य मानी गई है। इस वंश की स्थापना अर्थात तुगलक वंश की स्थापना यासुद्दीन तुगलक ने की थी। यासुद्दीन तुगलक के अलावा इस वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक जैसे शासक हुए, जिन्होंने तुगलक साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया। और इसके पश्चात आता है सैयद वंश, जिसकी जो शासन अवधि है वह 1415 से 1451 ईस्वी मानी गई है। सैयद वंश के प्रमुख शासक खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह माने गए हैं। खिजर शाह के पश्चात जितने भी शासक गद्दी पर बैठे ये सभी के सभी अयोग्य थे। अतः सैयद वंश का अंत हो जाता है और लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी, जिसने की लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित कर दिल्ली पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। तो लोधी वंश की जो अवधि है वह 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य मानी गई है। इस वंश के अंदर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नाम लिए गए हैं। तो बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 अर्थात 1451 से लेकर 1489 तक इसने शासन किया था। इसके पश्चात लोधी वंश का प्रमुख शासक सिकंदर लोधी, जिसकी शासन की अवधि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा, जो कि घमंडी और क्रूर शासक था। इब्राहिम लोधी की शासन अवधि 1517 से 1526 ईस्वी निर्धारित की गई है। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित कर लोधी वंश का नाश किया और मुगल वंश की भारत में उसने स्थापना की। इस प्रकार बाबर ने 1526 में मुगल वंश स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश का नाश कर दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि सल्तनत काल में बार बार वंशों के शासन में आखिर परिवर्तन क्यों हुआ, अथवा दिल्ली सल्तनत का विघटन क्यों हो गया। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनके सामूहिक परिणाम से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन अर्थात
पतन हुआ था। तो आइए अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन अथवा विघटन के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है सुल्तानों की निरंकुशता। नंबर 2 है मंगोलों के आक्रमण। नंबर 3 है सल्तनत का इस्लामी स्वरूप होना। नंबर 4 है सल्तनत की सेना की जो दुर्बलताएं हैं। नेक्स्ट है उस समय उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व, फिरोज शाह तुगलक की धर्मांधता की नीति, फिरोज शाह तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारी, तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। इसने दिल्ली में लूटमार करके खिजर खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। इसी प्रकार सैयद वंश के शासकों का उत्तरदायित्व अर्थात खिजर खान के बाद जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे सभी के सभी अयोग्य सिद्ध हुए। इसके अलावा लोधी वंश के शासकों की दुर्बलताएं अर्थात सिकंदर लोधी चूंकि एक योग्य शासक था लेकिन उसने भी हिंदुओं के प्रति जो अच्छी नीति नहीं अपनाई। उसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसके कारण सिकंदर लोधी प्रजा में अलोकप्रिय हो गया। इस प्रकार जो इब्राहिम लोधी था वह भी घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था, जिससे नाराज होकर बहलोल लोधी और दौलत खान जो लोधी है वे काबुल के शासक बाबर से जा मिले थे। इस प्रकार लोधी वंश के शासकों की कमियां और दुर्बलताएं भी दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी। इसके अलावा बाबर का आक्रमण अर्थात 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी थी। तो आइए एक एक करके इन सब का विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 है सुल्तानों की निरंकुशता। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियां थी वो इन्हीं के हाथों में केंद्रित थी। इन पर किसी मंत्रिमंडल या जनता के प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण उस समय नहीं था। अनेक सुल्तानों ने धार्मिक नेताओं और उलेमा वर्ग की परवाह भी नहीं की थी। इनकी धन व्यवस्था भी काफ़ी कठोर थी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों को छोड़कर जो अन्य दिल्ली के सुल्तान थे इन्होंने प्रजा हित के संबंध में कोई विशेष कार्य नहीं करवाए और राजकोष का जो अधिकांश हिस्सा है वो प्रजा की भलाई में न लगाकर ये सैन्य संगठन में, किलों के निर्माण में और सैनिक अभियानों में ही जो धन संपत्ति खर्च किया करते थे। तो इस प्रकार जो सुल्तानों का शासन है वो फिर अधिक समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि जो सुल्तान प्रजाहित के कार्यों की अपेक्षा करता है फिर उस शासक का जो कार्यकाल है, जो शासन अवधि है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि सुल्तानों का जो निरंकुश व्यवहार है वह प्रजा को अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ होने लगा। नंबर 2 है मुगलों के आक्रमण। इस प्रकार इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे। इन मंगोल आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जैसे शक्तिशाली सुल्तानों ने तो विफल कर दिया था, लेकिन फिर भी इन मंगोल आक्रमण के कारण जन धन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी और इसके कारण सुल्तान का जो ध्यान है वो प्रशासनिक कार्यों की ओर नहीं गया और सुल्तान जो थे वो जनता में अलोकप्रिय होने लगे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का इस्लामी स्वरूप।
तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने जो है इस्लामी रूप देने का ही प्रयास किया अपने राज्य को। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों ने गैर मुस्लिमों अर्थात हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया और इन सुल्तानों ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई और इन सुल्तानों ने अनेक मंदिरों को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसके कारण हिंदुओं की भावनाओं को इससे काफ़ी ठेस पहुंची और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अर्थात उसके अंतिम दिनों में ही हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की नींव इसलिए ही डाली थी ताकि वे हिंदू धर्म की रक्षा कर पाए। तो इस प्रकार सल्तनत का जो इस्लामी स्वरूप है उसके परिणाम स्वरूप भी दिल्ली सल्तनत के विघटन की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि इससे गैर मुस्लिम लोगों में आक्रोश फैला हुआ था। नेक्स्ट है सल्तनत की सेना की दुर्बलताएं। तो सुल्तानों की सैन्य संगठन भी दुर्बल ही था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण की ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं था। उन्होंने नवीन युद्ध प्रणाली और तोपखाने के निर्माण की ओर उनका ध्यान नहीं गया। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम सीमाओं की ओर जो उनका ध्यान नहीं जा पाया, जिसके कारण वे इसकी रक्षा करने में असमर्थ रहे थे। परिणाम स्वरूप जो दिल्ली सल्तनत है उसके विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अर्थात सल्तनत की सेना की जो दुर्बलता है अर्थात युद्धपत्ति में जो नवीनता नहीं लाई गई थी, इसके कारण ही दिल्ली सल्तनत के पतन की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ होने लगी थी। नेक्स्ट है उत्तराधिकार संबंधी निश्चित नियम का अभाव। तो उस समय सल्तनत काल के अंतर्गत उत्तराधिकार संबंधी निश्चित नियम का अभाव था, अर्थात पिता के पश्चात बड़े पुत्र को गद्दी मिलेगी, इस प्रकार का नियम उस समय प्रचलित नहीं था और उस समय सिंहासन प्राप्ति को लेकर संघर्ष चलते रहते थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यल्दौज और कुबाचा से गद्दी को लेकर संघर्ष करना पड़ा था। इसी प्रकार इल्तुतमिश ने सल्तनत को गृह युद्ध से बचाने के लिए उसने रजिया को दिल्ली का सुल्तान अपने जीवन काल में ही घोषित कर दिया था, लेकिन अमीरों ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके कारण रजिया सुल्तान को अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसी प्रकार गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर जलालुद्दीन खलजी ने दास वंश का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खलजी के द्वारा कर दी जाती है। तो अलाउद्दीन खलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक ने, जो तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है, तो गियासुद्दीन तुगलक ने भी अंतिम खिलजी वंश के शासक की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि जूना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की एक षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी थी। तो इस प्रकार सिंहासन प्राप्ति को लेकर सुल्तानों में संघर्ष चलता रहता था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत को अपार जन की हानि उठानी पड़ती थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं, उसके चारित्रिक अवगुणों और उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह
जो थे, इसके कारण उसके साम्राज्य को काफ़ी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की उदार धार्मिक नीति के कारण अनेक धार्मिक नेता और जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, वे मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से नाराज थे। अतः मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक विद्रोह खड़े हुए, इसको दबाने में काफ़ी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी। अतः जो दिल्ली सल्तनत थी उसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट है फिरोज शाह की धर्मांधता की नीति। तो फिरोज तुगलक एक धर्मांध व्यक्ति था, अर्थात इस्लामी शासन के अनुसार वो अपना शासन कार्य चलाना चाहता था। कुरान के नियमों के अनुसार उसने शासन कार्य चलाना अपना कर्तव्य समझा था। फिरोज तुगलक ने धर्मांधता की नीति अपनाते हुए अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया, उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन उसने करवाए। इसके अलावा जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगा दिया था। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक की धर्मांधता की नीति के कारण गैर मुस्लिम प्रजा में आक्रोश फैला हुआ था, जिसके कारण तुगलक वंश की जो नींव हिल गई और दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी थी। इसके पश्चात है फिरोज तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे वे सभी के सभी अयोग्य थे, विलासी थे। अतः शासन व्यवस्था जो है उनसे संभल नहीं पाई थी और अनेक जो बड़े बड़े तथा सभी अयोग्य विलासी जो फिरोज तुगलक के बाद जितने भी शासक थे वो अयोग्य थे। इसके कारण बड़े बड़े षड्यंत्र और जो सरदार थे उस समय के, उन्होंने फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। अमीर वर्ग के लोग उस समय शक्तिशाली हो गए थे, वे स्वेच्छाचारी बन चुके थे। अतः वे जिसे चाहते गद्दी पर बिठाते थे और गद्दी से उतार फेंकते थे। तो फिरोज का कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं निकला जो सल्तनत की बिगड़ती हुई व्यवस्था को संभाल पाता। अतः उस समय दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था बिगड़ती चली गई, जिसके कारण साम्राज्य में अशांति अव्यवस्था फैल गई और प्रांतों के विभिन्न भागों में विद्रोह उठ खड़े हुए। अतः दिल्ली सल्तनत जो है उसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट है तैमूर का आक्रमण, जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, इसका लाभ तैमूर ने उठाया और 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसने दिल्ली में काफ़ी मारकाट और लूटमार मचाई और काफ़ी धन संपत्ति लेकर वो अपने साथ ईरान चला गया और दिल्ली का शासक खिजर खां को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार तैमूर के आक्रमण से भी दिल्ली सल्तनत की जो दशा थी वो काफ़ी खराब कमज़ोर पड़ चुकी थी और इससे दिल्ली सल्तनत को काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि तैमूर के आक्रमण के कारण काफ़ी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी। इसके कारण साम्राज्य की जो दशा थी वो काफ़ी अब बिगड़ गई थी और प्रांतपतियों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था और सत्ता जो थी अब खिजर खां के हाथों में चली गई। इस प्रकार फिरोज शाह के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे दिल्ली सल्तनत को संभाल नहीं पाए और तैमूर के आक्रमण को रोकने में विफल रहे और जिसके परिणाम स्वरूप खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना कर ली। नेक्स्ट है सैयद वंश के शासकों का उत्तरदायित्व। तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के हाथों में दिल्ली सल्तनत की सत्ता आ चुकी थी। इस वंश के उत्तराधिकारी भी तुगलक वंश की तरह अयोग्य और निकम्मे थे और इस वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह वो राजधानी छोड़कर बदायूं भाग गया और वहाँ पर विलासी जीवन व्यतीत करने लगा। अतः अब जो सत्ता थी वो
लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी के हाथों में आ गई थी। तो इस प्रकार सैयद वंश के शासक खिजर खान के बाद जितने भी शासक हुए अयोग्य, निकम्मे, विलासी थे, अतः इसका लाभ उठाया लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने। वो दिल्ली में लोधी वंश की सत्ता उसने स्थापित कर ली। अगला हेडिंग है लोधी वंश के शासकों की दुर्बलताएं। तो लोधी वंश की स्थापना जैसे कि बहलोल लोधी ने की थी। इसके अलावा इस वंश में सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जो थे मुख्य शासक हुए। तो 3 मुख्य शासक थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। चूंकि इब्राहिम लोधी एक योग्य शासक था और उसने दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित भी कर लिया था, लेकिन उसने बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति जो थी नीति उसकी वो कठोर थी, क्योंकि सिकंदर लोधी ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति नहीं अपनाई थी। उसने भी अनेक मंदिर और मूर्तियों को तुड़वा दिया था। इब्राहिम लोधी भी एक घमंडी और कठोर व्यक्ति था, जिससे नाराज होकर दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी जैसे जो शक्तिशाली अधिकारी थे, ये काबुल के शासक बाबर से जा मिले थे और उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। अतः बाबर ने दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी का निमंत्रण पाकर उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। अतः लोधी वंश के शासकों की दुर्बलता भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रही थी। नेक्स्ट है बाबर का आक्रमण। इस प्रकार लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के व्यवहार से नाराज होकर दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी काबुल के शासक जैसा कि बाबर से जा मिले थे और भारत पर आक्रमण करने का उसे निमंत्रण दिया। इन निमंत्रणों को पाकर बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान अर्थात इब्राहिम लोधी को युद्ध में पराजित किया और भारत में लोधी वंश का अंत कर उसने मुगल वंश की स्थापना की और खानवा के युग में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित कर उसने भारत में मुगल वंश की नींव को और अधिक मजबूती से स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार भारत में दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के शासकों ने शासन किया और किस प्रकार इनका पतन हुआ, इनका मुख्य जो कारण है जो आज हमने पूरे पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को जानने के पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।